रामगढ़ के थाना चौक स्थित शिवम इन होटल में यहाँ पर बहुत बढ़िया राष्ट्रीय कवि संगम का कार्यक्रम चल रहा था। और जब यहाँ पर आए तो यहाँ के राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी से भेंट करने का मौका मिला। और जब इनसे बातचीत की तो हम लोगों ने जाना कि भाई ये तो बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हैं। 30 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक रहे हैं। 20 वर्ष पहले राष्ट्रीय कवि संगम की स्थापना की इन्होंने और अब पूरे देश भर में एक छोटा सा इन्होंने काव्य संगोष्ठी शुरू किया था 20 वर्ष पहले अपने ही घर से, अपने ही कमरे से, और आज ये पूरे देशव्यापी पूरे देश भर में फैल चुका है। तो हम इनसे आज बात करेंगे इनके जीवन के बारे में और यहाँ पर आए यहाँ का कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, कैसे पूरे देश भर में ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। उम्र इनकी 77 वर्ष है लेकिन भ्रमण पूरे देश भर में करते हैं। अब राष्ट्रीय कवि संगम अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, इसे कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपको सब बाबूजी कहते हैं और हम भी आपको यहाँ पर बाबूजी से ही संबोधित करेंगे। तो बाबूजी आपका जो जन्म कर्म वहाँ से करते करते हमको शॉर्ट में हल्का सा यहाँ तक रामगढ़ तक लाइए, क्योंकि 77 वर्ष को तो 77 वर्ष बहुत बड़ा कालखंड होता है। स्कूल आयु से मैं संघ की शाखा में जाना शुरू किया और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आ गए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शाखा की जिम्मेदारी भी रही। वहीं पर रहते रहते प्रचारकों के संपर्क के कारण से प्रचारक जाने का बीजारोपण होता चला गया। अच्छा। और हमारे संभाग प्रचारक थे माननीय सोहन सिंह जी, तो उनके संपर्क के कारण से मैं 1971 में तृतीय वर्ष के लिए शिक्षण के लिए गया और उनकी ग्रूमिंग ऐसी रहती थी इमोशनली। नागपुर में भी उन्होंने पत्र लिख कर के प्रेरित करते रहे और वहीं नागपुर से मैं 1971 में संघ का प्रचारक होकर चला गया। 1971 से? अच्छा। और वहाँ विश्वविद्यालय आकर के मेरा विदाई कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक थे उन लोगों ने कार्यक्रम किया। उसमें डॉक्टर प्रेमचंद जैन, डॉक्टर निरंजन सिंह ऐसे लोग थे। डॉक्टर निरंजन सिंह के बेटे तो इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा धीरे धीरे वहाँ से प्रचारक जीवन हिसार नगर से शुरू हो गया। और वहाँ पर जो 3 दिन हमारे संभाग प्रचारक साथ रहे, उन्होंने कहा ये अमुक कार्यकर्ता है, उसका ये घर है, ये दुकान है, इनसे संपर्क में रहो, ये करो वो करो। बहुत बड़े बड़े लोग थे उस समय वहाँ के। और घरों पर भोजन की व्यवस्था, बहुत सिस्टम से सारा जीवन शुरू हो गया। उनमें से एक परिवार सुभाष चंद्रा जी का है। अच्छा। उनके घर साप्ताहिक भोजन और कोई ऐसे संभ्रांत परिवार है किसका उल्लेख करना, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के यहाँ मेरा संपर्क रहा। और प्रारंभ में मैं सोचता था कि मुझे हिसार क्यों भेज दिया, जहाँ आपका ही नहीं, जहाँ धूल उड़ती है, अच्छा, पानी नहीं होता है, गर्मी पड़ती है, ऐसी कल्पना हिसार के बारे में मेरे मन में थी। अच्छा। मैंने उन सोहन सिंह जी को कहा भी था, लेकिन प्रचारक तो घर से बाहर रहकर काम करता है, मुझे कुछ समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही रहने दो जी। उन्होंने थपकी मारते हुए कहा कि बड़े भोले हो, चलो। वो अपने साथ ही बस में बैठा करके लाए थे। तो 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया और हम अपने काम में। कुछ समय के बाद मुझे खुद लगने लगा कि उन्होंने बहुत विचार करके हिसार में मुझे काम करने के लिए भेजा, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रचारक की संभाल कैसे होनी चाहिए, प्रचारक को सिखाने का काम भी, संभालने का काम भी, ये इतनी बखूबी से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया जी कि वो लीक पढ़ते पढ़ते आदमी, कई बार मैं अनुभव करता हूँ, कोई प्रचारक निकलता है 1 साल के लिए, वो 6 महीने में घर चला जाता है। जी।
और कोई 1 साल के लिए आता है, वो ज़िंदगी भर काम करता रह जाता है। बिल्कुल। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। हालांकि घर के संघर्ष बीच बीच में आते रहे। माँ का स्वभाव रहता ही है कि आए शादी कर ले, शादी कर ले, बिल्कुल। और कुछ नहीं होता, शादी कर लो। पिताजी को वो कहती रहती थी। पिताजी मुझे चिट्ठी लिखते थे कि तेरी माँ तेरे को बुलाने के लिए कह रही है, शादी के लिए दबाव बना रही है। बाकी जैसा तेरा विचार हो। एक लाइन आखिर में वो लिख देते थे, बाकी जैसा तेरा विचार। जी। तो मुझे लगा कि भाई इतना प्रेशर जो है उसको संभाला जा सकता है। मैं चलता रहा और धीरे धीरे इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में पुलिस मेरे पीछे थी, 4 जिलों की पुलिस, 4 जिलों में मेरे वारंट होते थे। किसी जगह पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया संदेह के आधार पर, संदेह करके, लेकिन उन्होंने अपने आप को व्यक्त नहीं किया कि हम पुलिस वाले हैं। अच्छा। ऐसे ही फिर पकड़ाए कि नहीं, जेल गए कि ना, जेल नहीं गए। 19 महीने अंडरग्राउंड रह करके सारे आंदोलन को चलाया। जो जेल हम लोगों ने भेजे थे कार्यकर्ता, उनके घरों की चिंता की, उनके कोर्ट केसेस की चिंता की, और जितना भी भूमिगत लिटरेचर छापते थे, बांटते थे जी, वो सारा सामग्री इकट्ठा करना, छापना, घरों तक, दुकानों तक पहुंचाना, ये सारा पूरे आपातकाल में हम करते रहे। तो ये आपातकाल के समय में संघ कार्य करना कितना कठिन रहा होगा? कठिन तो था ही। मतलब मैं आज सोचता हूं कि हम वो काम उस समय कैसे कर गए। आज सोचेंगे तो शायद हम ना कर पाए। जी। आयु उस समय आप सोच लीजिए, 22 वर्ष का था जब मैं आया था 71 में। 75 में इमरजेंसी लगी तो 24 साल। और हमने पूरे 4 जिलों के अंदर, मेरे पास विभाग प्रचार की जिम्मेदारी आ गई थी 1976 में ही। बिल्कुल। तो सब जिलों के अंदर बसों में जाना, ट्रेन में जाना, लोगों का सहयोग मिले नहीं मिले। जहाँ मैं जिला प्रचारक था, किसी के सिरसा में वहाँ गया, उनको भूमिगत लिटरेचर दिया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। नहीं, हम तो कभी शाह गए नहीं। अरे उनके यहाँ मैं भोजन करता था हमेशा, लिटरेचर लेने से मना कर दिया। इस तरह का भय था, आतंक था। बाद में मैं रात को जाऊँ कहाँ, सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड था, जिला प्रचारक था। तो रात को मैं स्टेशन पर जाकर के रुका। 3 बजे एक ट्रेन आती थी बठिंडा से, उस ट्रेन के इंतजार में छुप करके बैठा रहा। उस ट्रेन में बैठा, सिरसा गया। उसी सिरसा में जहाँ पुलिस एसपी को हम हाथ से लिखकर चिट्ठियाँ साइकिल चल करके बांटते थे जी, धमकी के। अच्छा, धमकी वाले चिट्ठियाँ? हाँ, तुम हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करते हो, हम सब देखेंगे, तुम्हें बुलाना करेंगे, ऐसा भी। क्योंकि थाने में बुला करके कार्यकर्ताओं के परिवारों को मारते पीटते थे वो करते करते रात को मैं 4 बजे सिरसा स्टेशन पर आया। प्लेटफार्म पर उतरने की बजाय अपोजिट साइड में, पत्थर की साइड पर जी, काफ़ी गहराई में उतरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पत्थर वाली साइड में जाकर के उतरा और रेलवे लाइन के साथ साथ काफ़ी दूर तक शहर की तरफ गया। आगे जाकर के कार्यकर्ता का घर था। रात को 4 बजे उसकी आवाज़, घंटी बजाई, उन्होंने दरवाज़ा खोला। हालांकि कोई घर में घुसने के लिए उस समय तैयार नहीं, घुसाने की तैयार नहीं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने घर में पनाह दी, चाय पिलाई, भोजन कराया, और सुबह होने पर कहा कि आप सावधानीपूर्वक निकल जाना। उस वक्त 5 जन ने भी बहुत उस पर भी पाबंदियां लगा दी गई थी। वो मदरलैंड अखबार छपता था जी वहीं उसी कार्यालय से ही, ऑर्गेनाइजर के से। तो वो भी संकट में रहा उस समय। अखबारों के अंदर कुछ जगह वाइट रहती थी जी, संपादकीय खाली कर दिए, मतलब संपादकीय भी नहीं, फ्रंट पेज पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर ऐसे करके वाइट बॉक्स रहता था, और उस पर लिखा रहता था सेंसर की भेंट। ये खबर, सेंसर की भेंट, सेंसर की भेंट। हाँ, यानी वो सेंसर ने पास नहीं की, इसलिए वो जगह खाली हो गई। ये शब्द सेंसर की भेंट होता था। अच्छा। जनसत्ता में आता था और की जगह आता था।
ऐसी हम स्थिति ऐसी सारी खबरें इकट्ठी करते थे जो सेंसर की भेंट चढ़ी होती थी, उनको हाथ से लिखते थे। सेल एक मशीन आती थी, ऐसे हाथ से रोलर पे, जी, उससे निकाल करके सब बांटते थे। जो सेंसर की भेंट होती थी। और बाद में उसको प्रिंटेड फॉर्म में आनी शुरू हो गई। फरीदाबाद में छपता था अखबार दर्पण, वहाँ से लेकर के आना लगभग 400 किलोमीटर तक उसको ट्रेन से बस से बिल्कुल। ट्रैवल करना, वो भी अपने आप में बड़ा जोखिम वाला काम होता था। बसों में चेकिंग होती थी, ये सामान किसका है, मेरे ही पर सामान पर जिसमें अखबार भरा हुआ था, ये किसका है, वो बैंक का पता नहीं किसका, एक ने कहा इनका है। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ, चाबी। अब उसको ताला तो था ही नहीं, चाबी खोजने का ड्रामा किया। फिर पुलिस वाले ने को लगा देर लगने लग रही है, चाबी संभाल करके रखा करो। अच्छा, ये कहानी इतनी बड़ी है, हाँ। मेरे पास तो बहुत किस्से हैं। तो फिर उसके बाद जब आप प्रचारक का कालखंड को जब पार कर गए, लगभग आपने 2001-2 में आपने प्रचारक से वापसी हुई है आप। हाँ, बीच में हरियाणा बीजेपी का संगठन मंत्री भी रहा। अच्छा, बहुत अच्छे और कड़वे भी अनुभव आए। पहले की राजनीति तो आप देख लिए, अब आरोप लगता है कि नहीं ठीक है, अब आपातकाल ज़्यादा है। आप कवि संगम देखते हैं, लोग कवि जो हैं उस वक्त के कवि जो हैं अपने कविताओं में, राष्ट्र कवि दिनकर जी हो चाहे जो भी हो, उस वक्त के कवि अपने कविताओं से राष्ट्र जागरण का काम किया करते थे। और आज के लोग भी राष्ट्र जागरण का काम कर रहे हैं और आप उस काम में लगे हुए हैं। हमने कविताओं के क्षेत्र में उस समय एक तरह से प्रवेश किया जिस समय साहित्य में जी वामपंथियों का बोलबाला ज़्यादा था जी, और उनके समय से लेकर के आज हम ये अनुभव करते हैं हमारे काम का प्रभाव कि राष्ट्रवाद साम्यवाद पर हावी हो गया है साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, अब ये दिखता है आपको? हाँ, आज जितनी कविताएं हुई बाहर भी, मतलब कुछ साम्यवादी एक विचार का व्यक्ति कवि सार्वजनिक मंच पर कविता पढ़ने लगता है ना, तो वो जमता नहीं है। बिल्कुल। आपने कभी अनुभव किया होगा, हम भी करते हैं। धीरे धीरे वो मंचीय कवियों की श्रेणी से लगभग ख़त्म से हो रहे हैं। चलिए आखिरी ओर बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम में कितने आपको लगता है कि पूरे भारत के अंदर कितने कवियों का 5000 से ज़्यादा कवियों का हमारा परिवार है। हालांकि हमने इसमें कोई मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है, मेंबरशिप के लिए फीस नहीं है जी। जो कवि संगम के कार्यक्रम में आ गए वो उस दिन से हमारा आजीवन सदस्य हो जाता है। हम किसी को निकालते नहीं, किसी को फॉर्म नहीं भरवाते। जैसे कि स्वयंसेवक एक बार आ गए बस वन वो से फिर स्वयंसेवक आजीवन always। स्वयंसेवक रहते हैं। इनकी बातें आपको कैसी लगी, मैं आपसे प्रतिक्रिया जरूर चाहूँगा। लेकिन जगदीश मित्तल जी की जो जीवनी है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, लोगों को सीखने के लिए भी है। और इस बीच में एक छोटी सी कहानी जो इनके जीवन में बहुत बड़ी घटना थी, उस कहानी को इन्होंने साझा किया। और ऐसे असंख्य प्रचारक, असंख्य स्वयंसेवक उस इमरजेंसी के दौर को जो उस वक्त रहे उन चीज़ों को याद करते हैं। और आपातकाल की घटनाओं के लिए अगर बात करें तो हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग कहानी है। राष्ट्रीय कवि संगम का प्रेरणा उस वक्त भी कई कवि इन चीज़ों को लेकर के बात करते रहे। और अब तो पूरे देश भर में जन जागरण, राष्ट्र जागरण का काम राष्ट्रीय कवि संगम कर रहा है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये और आगे बढ़े और इसी तरह के कला के क्षेत्र में, समाज में और प्रेरणा के पुंज बने रहे। अभी तक इतना ही। धन्यवाद।